हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक सीसेट 3.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसका ये हमारा पार्ट 1 है। ऑलरेडी उम्मीद है आपने प्रोमो वीडियो देख लिया होगा। उसमें हमने आपको सीसेट से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी थी। हमने रीजनिंग की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं, उसके काफ़ी सारे पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन पार्ट्स को देखा होगा। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये हमारी मैथ की सीरीज है, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको सीसेट के तीनों पोर्शन को कवर कराएंगे, चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन की बात हो, मैथ की बात हो या फिर रीजनिंग की बात हो। रीजनिंग में ऑलरेडी हमने अपनी क्लासेस शुरुआत कर दी है, बट अब हम कोशिश करेंगे कि मैथ के भी पार्ट आपके साथ आने लगे, ताकि एग्ज़ाम के पहले आप इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो इसको काफ़ी बेसिक से हम शुरू करेंगे, बेसिक से एक एक चीज़ को कवर करेंगे और समझेंगे कि हमारा जो मैथ का प्लान है वो आपको किस तरीके से कवर कराने का है। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते हैं कि हम आपको एक बार सिलेबस के बारे में बता देते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, किस हिसाब से हम सिलेबस को आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, मैंने अब की बार की जो मैथ की क्लासेस हैं उसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म किए हैं। अर्थात मैंने ये सोचा है कि आपको हर एक चीज़ क्रम वाइज प्रोवाइड कराई जाए, ताकि आपको ये पता रहे कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा। ठीक है, और हमने उन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी है जिस पे यूपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। कहने का मतलब पूछना ही पूछना है। आप किसी भी वर्ष के बैक ईयर के पेपर को उठा के देख लें, तो हम उसी हिसाब से आपको कवर कराएंगे। ना तो हम आपको एसएससी लेवल की मैथ पढ़ाएंगे, ना हम आपको स्टेट पीसीएस के हिसाब से मैथ पढ़ाएंगे। हम आपको केवल यूपीएससी के सीसेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ को कवर कराएंगे। और इसमें हमने जो टॉपिक रखे हैं वो टोटल 17 टॉपिक रखे हैं। 17वां जो टॉपिक होगा उसमें हम उन क्वेश्चंस को रखेंगे जो क्वेश्चन हमारे इन टॉपिक्स में छूट चुके होंगे, चाहे वो अनुपात व समानुपात के बारे में हो, आय व व्यय के बारे में हो, प्रतिशत के बारे में हो, एवरेज के बारे में हो, समय चाल दूरी के बारे में, समय चाल ट्रेन के बारे में, या नाव धारा। मतलब इनमें जो भी टाइप्स के क्वेश्चंस रह जाएंगे उनको हम कवर कराएंगे, या बैक ईयर के जो कुछ क्वेश्चन होंगे जो इन किसी भी टॉपिक से संबद्ध नहीं होंगे उनको कवर कराएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एक चीज़ और की है, वो ये कि इसमें मैथ को काफ़ी बेसिक से समझाएंगे। मान लीजिए अगर हम आपको एवरेज की क्लास कवर करा रहे हैं, या हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, कहें अनुपात व समानुपात की क्लास कवर करा रहे हैं, तो इसमें टाइप वाइज कवर करेंगे कि बेसिक से, यानी कि टाइप 1 के सवाल, जैसे मान लो क्लास आपने 5 में जो टाइप 1 पढ़ा होगा, फिर क्लास 6 में, क्लास 7 में। तो इससे ये होगा कि अगर आपको मैथ नहीं भी आती है, कुछ भी नहीं आता है, तो भी आप चीज़ों के लेवल को समझ जाएंगे और क्वेश्चन की गहराई को समझ के आप उत्तर दे पाएंगे। हो सकता है आप में से कई सारे बच्चों को मैथ आती हो और काफ़ी शॉर्ट में मैथ आती हो, तो वो ना देखें। लेकिन जिनको मैथ नहीं आती है या जिनको समझना है सीसेट को यूपीएससी के हिसाब से, वो केवल इसे देखें, क्योंकि यहाँ पे ट्रिकी वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे जो एसएससी लेवल में होता है कि क्वेश्चन को देखो और आंसर दे दो। क्योंकि हमारा काम मैथमेटिशियन बनना नहीं है, हमारा काम है यूपीएससी के सीसेट के प्रीलिम को क्लियर करना। ठीक है, और हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो है कि रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, मैथ में 50% क्वेश्चन लेने हैं और कॉम्प्रीहेंशन सारे करने हैं। कहने का मतलब हमारा 60+ का टारगेट है कि 60+ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट हर हाल में करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पे जो मैंने 17 टॉपिक आपको दिए हैं, इन टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस मैं बता देता हूँ, ताकि आपको आगे चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, तो पहली बात यह है कि जो पहला टॉपिक है अनुपात व समानुपात का, इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है, बट ये टॉपिक हमारे बेसिक स्टैंडर्ड को कवर करेगा कि रेशियो का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब आप इस बेसिक स्टैंडर्ड को समझ जाएंगे तो आपके आगे के जो 16 टॉपिक हैं वो इसी पे ही सॉल्व होंगे। हमने सोचा है कि एक ऐसी ट्रिक कॉमन रखें जो पूरी की पूरी मैथ को क्लियर कराए। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहला टॉपिक अनुपात व समानुपात का काफ़ी अच्छे ढंग से कवर करें। उसके बाद हम आपको आय व्यय के टॉपिक को कवर कराएंगे, फिर प्रतिशत को, फिर औसत को, फिर समय चाल दूरी को। ठीक है, इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है औसत, फिर है प्रतिशत,
फिर है समय चाल दूरी, समय चाल ट्रेन, नाव और धारा। ठीक है, ध्यान देना, मतलब इतने टॉपिक्स में आपको कमांड बनानी ही बनानी है। आप इसको एक रफली कॉपी में लिख सकते हैं कि हमें 3 नंबर टॉपिक, 4 नंबर टॉपिक, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इन 5 टॉपिक पे बेहतरीन कमांड बनानी है। आप लाभ हानि के टॉपिक को, साझेदारी के टॉपिक को, साधारण ब्याज के टॉपिक को और चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कवर कराएंगे, बट आप इसको स्किप कर सकते हैं। कहने का मतलब एक बार आप इसको देख लें, 2 बार देख लें, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो छोड़ दें, आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, फिर बात आती है अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है 12 नंबर, 13 नंबर, 14 और 15 और सबसे इंपॉर्टेंट 16वां, यानी कि समय, कार्य, मजदूरी। इससे यूपीएससी 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछती है। नंबर सिस्टम, इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछती है। डाटा इंटरप्रिटेशन में 2018 में यूपीएससी ने लगभग 12 क्वेश्चन पूछे थे, बट उसके बाद से नहीं पूछे हैं। तो हो सकता है कि आपसे आगे के एग्जामों में पूछ ले, और बहुत ईजी होता है, मतलब देख के ही आप बता देंगे कि इसका आंसर ये होगा। तो इसलिए ये भी अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। क्रमचय एवं संचय काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, तो इस पे भी हम काम करेंगे। और समय, कार्य, पाइप, इस पे भी काम करेंगे। वास्तव में 12 और 13 नंबर टॉपिक सेम टू सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको डाटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सिस्टम तैयार रखना है। बाकी मिसलेनियस में जो पढ़ाएंगे वो, कहने का मतलब कि यहाँ से हम 4 टॉपिक ये वाले हटा सकते हैं, शुरू के 2 वाले टॉपिक हटा सकते हैं, लेकिन शुरू के 2 टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आपकी बाकी की क्लासेस होंगी। ठीक है, मोटे तौर पर अगर आपको सबसे ज़्यादा टॉपिक पढ़ने हैं तो टोटल 10 टॉपिक पढ़ने हैं, 7 को स्किप करना है, हल्के में लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब मैथ कवर करेंगे तो आपकी यूपीएससी प्रीलिम की सीसेट की तैयारी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी सामान्य की अपेक्षा। ठीक है, बाकी कराने को तो क्लास पूरी की पूरी होती हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई मज़ा भी नहीं आता है। ठीक है, तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं काफ़ी बेसिक से। मैथ वर्ड वास्तव में एक ऐसा वर्ड होता है जिसको देखकर हिंदी माध्यम की जो बेल्ट के लोग हैं, हिंदी माध्यम की बेल्ट का मतलब उत्तर भारत में रहने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनमें से अधिकांश को इस सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा भय लगता है। भय इस बात से नहीं है कि वो सीखने के लिए उतने तत्पर और तैयार नहीं होते या उनमें इतनी प्रतिभा नहीं होती, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो ऐसा हमें बना देता है कि हिंदी मीडियम का जो अभ्यर्थी है उसको मैथ आती ही नहीं है। जबकि सबसे बड़ी मूर्खता ये है, हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी को ही जबकि सबसे ज़्यादा मैथ आती है, क्योंकि ये वो धरती है जिसने मैथमेटिक्स का ओरिजिन हुआ। और यही दुर्भाग्य है कि लोग ये कहते हैं इनको मैथ नहीं आती, वो यूपी का है उसको मैथ नहीं आती, वो बिहार का है उसको मैथ नहीं आती, वो पश्चिम बंगाल का उसको मैथ नहीं आती। मैथ नहीं आना और मैथ सिखाने वाला, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आपको सिखाने वाला कोई व्यक्ति रामानुज जैसा मिल जाए, अगर सिखाने वाला कोई व्यक्ति आपको ब्रह्मगुप्त जैसा मिल जाए, अगर आपको सिखाने वाला कोई व्यक्ति आर्यभट्ट जैसा मिल जाए, तो आप सीख जाएंगे, बशर्ते वो सिखाने वाला हो और मन से सिखाने वाला हो। आपके इस मास्टर का सौभाग्य है कि इस इंडिया में पढ़ाने वाले जो भी टॉप मैथमेटिशियन हैं क्लास 12 तक में या उसके बाद के, उनसे मैंने पढ़ाई की है। आज देश में जो भी मैथमेटिशियन के जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अभ्यर्थी उभर कर आ रहे हैं, या जितने भी आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखते हैं, जैसे आपने आकाश इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, या और भी जो बीटेक और मैथमेटिशियन से रिलेटेड जो कैलकुलेशन वगैरह कवर कराते हैं, तो इनके जो संस्थापक हैं या इनके संस्थापक जो पढ़ाते हैं, उनको जिसने पढ़ाया है आपके मास्टर ने उससे मैथमेटिक्स की है। आप में से अधिकांश बच्चों को ये भी डर लग रहा होगा कि सर आप कभी तो कहते हो आप हिस्टोरियन हो, कभी आप कहते हो आप मैथमेटिशियन हो, कभी कहते हो कि आपको ये भी आता है वो भी आता है। तो सिंपल सी बात है, हमने सब कुछ पढ़ा है अपनी लाइफ में। अगर मैंने कोई एक काम किया है तो वो है केवल और केवल स्टडी, सबसे ज़्यादा। इसके अलावा दुनिया में मुझे कोई काम नहीं आता। और वही बात, जब आपने स्टडी की है तो आपको सारे काम अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने ये प्रयास किया है कि अपने उसी ज्ञान के एक अंश को, या कहें बिल्कुल छोटे से उस बेसिक अंश को जो आपके लिए ज़रूरी है,
देखिए, आपको जो हम मैथ पढ़ाएंगे, इस मैथ का मेरी पढ़ी हुई मैथ से कोई संबंध नहीं है। ध्यान देना, मैंने जो मैथ पढ़ी है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या 12 में, उस मैथ से इसका कोई संबंध नहीं है। ये वास्तव में एक बेसिक मैथ है जो 10th क्लास की है। एक और बात बताएं, हम ये कह तो देते हैं कि ये मैथ 10th क्लास की है, बट होती नहीं है 10th की, है ना। ये जो मैथ होती वास्तव में आपकी 5 से लेके 10th के मध्य की होती है। तो 10th इसको मत कहिए। और यही गड़बड़ होता है कि जब हमसे कोई कहता है कि जो मैथ आती है यूपीएससी में वो 10th की आती है, तो हम 10th का पढ़ लेते हैं, लेकिन हम 5 से 10th तक को नहीं समझने की कोशिश करते। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि मैथ जो सब्जेक्ट है दिखने में आपको भयभीत करता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल सरल ढंग से कोई आपको पढ़ा दे, इसकी सहजता से पढ़ा दे, तो आपको ये सरल लगने लगेगा। अब आप हमें एक बेसिक बात अपने मन में ही सोच कर बताना, मतलब कमेंट बॉक्स आपको नहीं करना है। वो क्या है, वो आप ये बताइए कि आखिरकार आपकी जो मैथ है वो कब से वीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपकी मैथ क्लास 5 के बाद वीक है, और जिनकी मैथ तेज हुई है वो क्लास 6 से उनकी तेज हुई। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि आपकी 5 पे वीक हुई थी, और अगर हम आपको 5 की मैथ के स्टैंडर्ड से ही पढ़ाना अभी शुरू करें और आपको हम अपनी 13 क्लासेस में 5 से लेके 10 तक का कवर करा दें, तो आप अपने आप उनकी तरह उतने टैलेंट हो जाएंगे कि हाँ सर, कैलकुलेशन का क्या मतलब होता है, रेशियो का क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है। ये अगर हम आपको बता दें तो आप इनके लेवल के आ जाएंगे, और जब इनके लेवल के आ जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। होता यही है कि आजकल जितने भी पढ़ाने वाले आपको मिलते हैं वो क्या करते हैं, आपकी इस बेसिक ज़रूरत को नहीं समझते कि आप क्लास 5th से वीक थे। नॉर्मल सभी बच्चे क्लास 5th से ही वीक होते हैं, तो 5th से आप वीक थे तो हम वहीं से आपको स्ट्रॉन्ग करें। हमने आपको एक चीज़ पढ़ाई होगी, आप में से जिन बच्चों ने हमारी पहले की क्लासेस की हैं उसमें जब हम आपको साइंस टेक पढ़ाते हैं, और साइंस टेक में जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे हम आपको एक चीज़ क्या पढ़ाते हैं, Cas9। ये क्या है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है वास्तव में जीनोम एडिटिंग की। उसमें यही होता है कि जहाँ पे जो वीकनेस होती है सेल की, हम उतना उसको काट देते हैं और वहाँ पे एक नई सेल को लगा देते हैं। तो वही हम काम करेंगे कि हम आपके माइंडसेट को क्लास 5 से कैप्चर कराने की कोशिश करेंगे, या कहें कि वहाँ से हम आपका रिदम, वहाँ से आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कराएंगे, और आते आते कब हम आपको 10th पे ले आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं। तो कोई भी बच्चा जिसको भी मैथ आती भी हो, मैथ अगर आप देखो, एक बात और बताएं आपको, यहाँ पे कुछ बच्चों को एक और चीज़ लगती है कि अरे भाई मैथ आप हमको पढ़ा रहे हो, हम तो 10th में यूनिवर्सिटी टॉपर थे। हालांकि यूनिवर्सिटी नहीं होती, कॉलेज होता है, स्कूल होता है। हम 12 में तो ये टॉपर थे, हम तो पोस्ट ग्रेजुएट मैथ से हैं। तो भाई यहाँ पे ये मैथ नहीं आती है, ये यूपीएससी है। यहाँ पे आपसे बीटेक इंजीनियरिंग की मैथ नहीं कह रहा है। और एक और जो बात है जो बच्चों को बड़ा दिक्कत मतलब लगना चाहिए, वो ये, बच्चे सोचते हैं इसमें एसएससी वाली मैथ आती है, या बच्चे सोचते हैं इसमें सीजीएल वाली मैथ आती है। ये बिल्कुल मैथ नहीं आती प्रभु मेरे। एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो मैथ पे डिपेंड है, ठीक है। तो आपसे इतनी जटिल भी मैथ नहीं पूछता है। वहाँ पे जीएस वीक होता है, बट यूपीएससी में जीएस स्ट्रांग होता है। और एक बात बताओ, आपको मैथमेटिशियन बनाना चाहता है, आपको अकाउंटेंट बनाना चाहता है, यूपीएससी बिल्कुल नहीं बनाना चाहता है। आपको आईएएस बनाना चाहता है। सपोज कीजिए आपके यहाँ कोई स्कीम में इतना पैसा लगना है, खूब सारा, 5 लाख, 20,000, 30,000, 60,000, आपसे पूछा टोटल कितना अमाउंट हुआ, तो आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे या कैलकुलेट करोगे? नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे, तुरंत फोन मिलाओगे अकाउंटेंट को, ए भाई बताओ इस योजना में कितना पैसा लगा है। उसने बताया इतना लगा। कितना गवर्नमेंट ने भेजा था, इतना भेजा। कितना आप लोग बीच में खा गए, इतना खा गए। अच्छा, यानी कि आप लोग भ्रष्टाचार हो। ये चीज आप मत करेंगे। लेकिन अब वही बात है ना कि कोई आपको ये मत बताया कि सर 5 लाख इतना था और 10,000 वहाँ पे था और ये 2500 यहाँ पे था, सर टोटल कितना हुआ। तो आप ये कंफ्यूज होके मत बैठे कि अच्छा 5 लाख वो था, 10 लाख वो था, 25,000 वो था, नहीं कि 15,25,000 बाकी कहाँ गया। इतनी कम से कम कैलकुलेशन आनी चाहिए। यूपीएससी ये चाहती है आपसे।
बाकी आपसे यहाँ पे थ्योरम नहीं पूछेगी, आपसे ये नहीं पूछेगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, आपसे ये भी नहीं पूछेगी कि एक बात आप बताइए मुझे कि 9 की पावर 100 कितना होता है, बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे। तो आप इन चीज़ों पे दिमाग मत लगाइए, ठीक है। ईजी तरीके से मैथ पढ़िए जो यूपीएससी आपसे पूछती है। मैं आपको यूपीएससी के लेवल की मैथ पढ़ाऊंगा और यूपीएससी में भी मैं आपको सीसैट के लेवल की मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में फिर से वही एक कीड़ा आ गया होगा कि सर सच में आप बहुत बड़े वाले झूठे हो। पहली बात, कभी कहते हो कि आपको मैथ ऑप्शनल नहीं आती है, कभी आप कहते हो कि आपको पीएसआईआर ऑप्शनल नहीं आती है, और जब आप कोई चीज़ पढ़ाने लगते हो तो बता ऐसे देते हो कि बताओ आपको जैसे मैथ बहुत आती है। तो ये रियलिटी है। मैं आपको छोटी सी एक बात और बताऊंगा, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। और देखो मैथ की क्लास इंटरेस्टिंग है, मैथ की क्लास अन्य क्लासों के अपेक्षा अलग पढ़ना पड़ता है। और एक और बात जो मैंने मैथ के लिए किया है वो ये कि मैथ की क्लास मैक्सिमम 1 आवर के अंदर ही रहेगी और कम पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें अगर हम 2 घंटे क्लास ले लेंगे ना तो आधे बच्चे पागल हो जाएंगे और गिर पड़ेंगे, बेहोश हो जाएंगे। मैं आपको सिंपल सी अगर बात ये कहूँ कि अगर आपका 100% माइंड है, ठीक है, और हम आपको 6 क्लासेस एक दिन में प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो 100% माइंड में 60% जो माइंड आपका खर्च होगा ना वो केवल मैथ पी जाएगी। कहते हैं कि एक छोटी सी मैंने कहीं पे पढ़ी थी, हो सकता है ऊपर नीचे शब्द हो जाए तो माफ़ करना, कि साइंस, मैथ और आपकी पॉलिटी ये तीनों बेवफा होती हैं, सुबह पढ़ो शाम को ये सफ़ा होती हैं, ठीक है। बाकी आप देख लेना हिस्ट्री साइंस के बारे में ये कहा जाता है, जो पीसीएम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सुबह पढ़ो मतलब शाम को सफ़ा हो जाती हैं। तो खैर इनमें मेरी काफ़ी ज़्यादा पकड़ थी। पीसीएम में मैं बनना चाहता था साइंटिस्ट, कि मैं ज्योग्राफी से ख़ासतौर पर यूनिवर्स पे एस्ट्रोनॉट बनूं, लेकिन वही होता है ना कि आपको जो नहीं बनना होता आप वही फिर बनते हैं। तो धीरे धीरे जब मैं ये बनना चाह रहा था, मैथ में मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ थी और बचपन से पिताजी का इतना सहयोग मिला कि मैं एक मैथमेटिशियन बना, और न केवल अपनी कॉलेज का मैथमेटिशियन बना बल्कि अपनी यूनिवर्सिटी का मैथमेटिशियन बना। और अपने आसपास के क्षेत्र में जितनी ज़्यादा मैथ मुझे आती थी शायद रेयर किसी को आती। जब मैंने इसके बाद बिज़नेस किया तो बिज़नेस में आपको पता है कि मैथ बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा चाहिए। उसमें आपको एक बार में लगभग 10 से 20 लाख का अमाउंट ऐड करना है। ऐसे मान लीजिए 5,300 का ये, 20,000 का ये, 25,000 का ये, और उसको आपको कैलकुलेट करना है। मेरी इतनी क्विक एंड फास्ट मैथ है कि कोई भी व्यक्ति अगर 500 आइटम ऐसे मेरे को लिखाए और मैं इसे फटाक से देखूंगा, एक ही बार में उसे ऐड कर दूंगा। कैलकुलेटर से उसको रीचेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इतनी फास्ट मेरी मैथमेटिशियन थी। किस पेज पे कौन सी बात लिखी है, कौन सी बुकलेट में क्या लिखा है, ये सब मुझे आता है, ठीक है। अब तो मैथ यूपीएस इसमें आपकी 10th और 12th में बहुत कम कर दी गई, पतली पतली बुकलेट बना दी गई। जब मैं मैथ पढ़ता था तो आप ये मान कर चलिए कि 10th की क्लास में केवल 7 बुकलेट थी। एक बुकलेट का जो पेज होता था वो 200 पेज की होती थी बुकलेट, तब मैं पढ़ता था उस समय मैथमेटिक्स। कैलकुलस की अलग होती थी, अलजेब्रा की अलग होती थी, आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की अलग होती थी, ट्रिग्नोमेट्री की अलग होती थी, अलग अलग बुकलेट होती थी। तो मैथ मैंने वहाँ पढ़ी, बट इतनी मैथ यहाँ पे आवश्यक नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन की मैथ चाहिए, और यही दिक्कत होती है कि जो पढ़ाने वाला होता है ना वो मैथमेटिशियन की तरह पढ़ाता है तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को अधिकांश बार बताया है कि जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं तो हम जीएस की तरह ही पढ़ाते हैं। हम आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाते कि डाइसी का कॉन्सेप्ट क्या था, मॉन्टेस्क्यू का कॉन्सेप्ट क्या था, स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, वो नहीं करते। तो इसीलिए आपको ईजी लगता है, ठीक है। तो बिना देरी के हम मैथ की क्लासेस शुरू करें, और 2-3 बातें बता दें आपको, वो ये कि हम जैसे कि आपको पहले बोले थे कि हम आपकी मैथ की क्लासेस 1 से 15 तक कवर करा देंगे, लेकिन अब हमने ये सोचा है कि कराएंगे तो 1 से 15 तक, लेकिन आपको जैसे पता है 1 से 7 तक में हमारी यानी कि कॉम्प्रीहेंशन कवर हो जाएगी। तो ये जो 8 दिन इधर बचेंगे ना, इनको भी हम मैथ में शामिल कर लेंगे, यानी कि टोटल हमारे मैथ के 25 लेक्चर के आसपास समथिंग आएंगे, तो हम उनको कवर कर लेंगे। और आप जब ये पूरी मैथ कवर कर लेंगे तो यकीन मानिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, आपकी ये 5 से 8 क्वेश्चंस कवर हो गए 20 में, और वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। खास बात जो एक और हमने की है वो ये, कहते हैं कि जब मैथ पढ़ी जाती है ना तो हर एक मैथ में कुछ फार्मूले होते हैं। कुछ फार्मूले का मतलब कुछ बेसिक होता है। बेसिक ऐसे आप समझिए कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि इस मैथ को हम कैलकुलेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे।
फार्मूले बहुत सारे होते हैं। मैथ की यही खूबसूरती होती है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लगभग 50 तरीके होते हैं। और मैं जब जिस क्लास में पढ़ता था तो वहाँ पे मेरा एक क्लासमेट था, मैं उससे बहुत इंस्पायर था। उसकी खास बात क्या थी कि उसको कोई सब्जेक्ट नहीं आता था, सिर्फ मैथ आती थी। और एक और ख़ास बात ये थी कि मैथ में भी वो एक क्वेश्चन को लगभग 50 से 60 तरीके में सॉल्व कर पाता था। जब उसने 10th का एग्ज़ाम दिया था तो 100 में 100 उसके मैथ में मार्क्स आए थे, जबकि 100 में 100 कभी नहीं मिलते किसी को। और ख़ास बात एक और आपको बताएं कि एक बार क्या हुआ कि कानपुर जो IIT है, जब वो IIT में पढ़ने गया तो उसको वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिली। कानपुर IIT कहते हैं कि मैथमेटिक्स के हिसाब से बहुत बेहतरीन मानी जाती है। तो जहाँ हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ से जब वो कानपुर गया अपना पढ़ने, तो कानपुर IIT में जब उसने अपना एडमिशन लेने की कोशिश की तो उसका नहीं हुआ। बट एक बार वो किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा था दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पे कानपुर IIT से कई सारे लोग आए। ठीक है, हम लोगों के आज तो वो अच्छे पोस्ट पे है, बेहतरीन जगह पे। तो जब वो कानपुर IIT के लोग वहाँ पे इंस्टीट्यूट में मिलने आए तो वहाँ के लोगों ने लगभग 10 से 20 सवाल वाइट बोर्ड पे दे दिए कि ये क्वेश्चन कोई सॉल्व कर सकता है। तो वो बाइनरी थ्योरम के थे। आप में से जो भी बच्चे मैथमेटिशियन होंगे उनको पता होगी बाइनरी थ्योरम क्या होती है। तो बाइनरी थ्योरम पे जब उसने क्वेश्चन दिए तो थ्योरी पे जहाँ क्वेश्चन दिए तो पूछा गया कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो उसने बताया कि मेरे पास 50 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। और जो वहाँ पढ़ा रहा था मास्टर, उसको केवल 5 तरीके पता थे, तो उसका डायरेक्ट सिलेक्शन वहाँ से सीधे IIT में हो गया। और आज वो मैथमेटिशियन है बहुत बड़ा, समझ गए। खैर मैं उसका नाम तो नहीं बताना चाहता किसी का भी, क्योंकि उस नाम से फिर आप लोग मेरे तक पहुँच जाएंगे। तो ये था कि मतलब अपने टैलेंट से उसने ये किया और मैं उसी से सीखता रहता था कि आखिरकार इसको मैथ इतनी आती क्यों है। जिसको बेहतरीन आता हो आप उसे सीखें, उससे जले मत, क्योंकि कब आप उसके पीछे चलते चलते कितनों से आगे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं होता है। और मैं यही करता था, जो मेरे से हाई लेवल के लोग होते थे मैं उनसे सीखता था, उनसे कंपटीशन करता था। छोटों से करके कंपटीशन क्या करोगे, 50 सवाल लगा लिए ये हो गया, है ना। तो वही बात है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो मैं फॉर्मूले की बात आपसे कर रहा हूँ वो ये कि हम आपको इस पूरी की पूरी मैथ की सीरीज को रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कवर करेंगे। मतलब अनुपात के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमने आपको यहाँ पे आज अनुपात के बारे में बेसिक जानकारी बता दी, ठीक है। तो हम आपको जब भी कोई चैप्टर पढ़ाएंगे, मान लीजिए हमने आपको टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क पढ़ाया, ठीक है, हमने आपको टाइम, डिस्टेंस या और भी टॉपिक कवर कराया, या हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, या हमने आपको एवरेज पढ़ाया, ठीक है, या हमने आपको जितने भी मैथ के नॉर्मल आपके यहाँ पे टॉपिक आएंगे, हम सारे टॉपिक तो आपको नहीं बताएंगे, तो उन सभी टॉपिक को हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कवर करेंगे। क्यों कवर करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि आपने क्वेश्चन देखा, 3 से 4 स्टेप आपने सॉल्व किए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको लगेगा सर 3 से 4 स्टेप वाला ही क्यों करा रहे हो, प्रभु आपके पास केवल 2 मिनट का समय होता है, तो 2 मिनट के समय में आपको 3 स्टेप वाला ही चाहिए ना, कि 30 स्टेप की लाइनें जो हम लोग करते थे कि हाँ इति सिद्धम फिर नीचे आके किया, वो नहीं कराना है आपको। शॉर्ट में मैथ करानी है और कॉन्सेप्चुअल बेस करानी है, ठीक है। तो इसीलिए हमने रेशियो को बेस बनाया। जो बच्चे आज की क्लास को मिस करेंगे, यकीन मानना कि वो पूरी की पूरी मैथ को मिस करेंगे, ठीक है। और आप ये भी यकीन मानना कि जब आप ये मैथ के माध्यम से हमसे कवर करेंगे तो आपको मैथ सहज, सरल और गहन लगेगी, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। अब यहाँ पे एक लास्ट बात जो मैं बताना चाहता हूँ, वो क्या मैं बताना चाह रहा था, दिमाग से ही स्लिप कर गई। चलिए अगर याद आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, भूल गया, क्योंकि होता है कई बार जब आप दिमाग में होते हैं तो एक साथ 3 से 4 चीज़ें चल रही होती हैं। हाँ वो ये, हाँ याद आ गया, देखो कि आप लोग ना सीसैट का सिलेबस मत देखना। और सीसैट का मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, जो बच्चे श्री IAS एकेडमी में पढ़ रहे हैं ना, वो UPSC का सिलेबस ही मत देखें। सिलेबस देखो उनको कहा जाता है देखने के लिए जो कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं कि हाँ मास्टर ये करा दिए, मास्टर ये करा दिए, ठीक है। तो सिलेबस आप लोग मत देखना, केवल और केवल क्लास करिए, जैसा हम कराते जाएं वैसा करते जाइए, आंख बंद करके करिए। फेल कभी नहीं होंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सवाल एक एक आएगा, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो बिना देरी के हम अपनी क्लासेस की शुरुआत करें। तो हमारी जो पहली क्लास है वो है किस चीज़ से, रेशियो से। रेशियो का सामान्य मतलब क्या होता है, अनुपात।
आप में से कई सारे बच्चों ने हमेशा इस वर्ड से रूबरू हुए होंगे कि अनुपात का क्या मतलब। जैसे आप कई बार देखते होंगे ना, 1:b इज इक्वल टू 3:4, हमेशा आपको ऐसे लिखा मिलता है। ठीक है, देखो इसमें व्हाइट बोर्ड का ही काम होता है सबसे ज़्यादा। और यकीन मानिए आपके लिए हमने जो डिजिटल व्यवस्था की थी वास्तव में इसी चीज़ के लिए किया था। आप में से जिन बच्चों ने पहले हमारी क्लास की थी लेट्स क्रैक रीजनिंग की, तो वहाँ हम कोई चीज़ लिख नहीं पाते थे, काउंटिंग नहीं करा पाते थे, बट आपकी बार हम आपको काउंटिंग कराएंगे। रही बात जो क्वेश्चन होगा वो आपको यहाँ पे साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा जब भी क्वेश्चन आएगा। तो अभी तो हम बेसिक आपको बस बता रहे हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है। जब भी आपको कोई संख्या ऐसे मिलती है तो उसको हम कहते हैं अनुपात है। अनुपात को एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो 1:b अनुपात 3:4। ठीक है, इसको भी हम अनुपात ही कहते हैं, हालांकि मोटे तौर पर ये भिन्न कहलाती है। क्लियर? तो अनुपात का मतलब आप समझ गए, 1:b और 3:4, ये जो दो बिंदियां होती है अनुपात होती हैं। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न उठता है कि जब हमारे सामने कभी भी ये 1:b या हमारे सामने 3:4 ये लिखा होता है तो इसका क्या मतलब हम लगाएं। इसका मतलब यही होता है कि जो a है उसके पास 3 है, जो b है उसके पास 4 है। क्या मानकर चलते हैं रुपए। अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि a:b इज इक्वल टू 3:4 है तो इसका a की वैल्यू क्या हुई, तो a की वैल्यू साहब 3 हुई और जो b की वैल्यू है वो साहब 4 हुई। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं समझना है कि अगर a:b लिखा होगा तो हम कहेंगे a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। ये तो सबको पता है, बट इम्पॉर्टेंट होता है हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछता है, आपको यहाँ पे बेसिक दे देगा 1:b इज इक्वल टू 2:3, फिर आपको दे देगा b:c इज इक्वल टू 4:5। ध्यान से देखना, आपको ऐसा सवाल यूपीएससी में लिखा मिलेगा सामान्य तौर पर। ठीक है, और आपसे क्या कहेगा, आप हमें बताएं a:b:c इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसके दो तरीके हैं। हम आपको जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो लगभग 2 तरीकों में होंगे। पहला आपको कराएंगे बिल्कुल डिटेल वाला कि जो नॉर्मल बच्चे करते हैं या जब आप क्लास 5 या 7th या 8 में थे तब कैसे करते थे और आज आपको कैसे करना है। तो दोनों तरीके समझेंगे, तो जो भी एग्जाम में याद आए उसी को आप कर दीजिएगा। हालांकि मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप सेकंड फॉर्मूले को ही ज़्यादा करिए क्योंकि बहुत इजी होता है। ठीक है, तो कैसे इसको करना है आप देख लीजिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है कि कैलकुलेशन करना है ज़बरदस्त। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैसे हम इस सवाल को करेंगे। तो आपको क्या लिखा मिला है, आपको लिखा मिला है कि a:b इज इक्वल टू 2:3, b:c इज इक्वल टू 4:5। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज देखो, b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है। ठीक है, b जो यहाँ है, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, और यहाँ जो b है इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। तो एक बात बताओ, जब b यहाँ पर है b यहाँ पर है तो दोनों की वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकती हैं। इन वैल्यू को हमें इक्वल करना है या कहें कि इन वैल्यू को हमें समान करना है। तो समान के लिए आप क्या कर सकते हो, इनमें ऊपर नीचे गुणा करो कि ताकि ये हमारी जो वैल्यू है वो पूरी तरीके से इक्वल बन पाए। अब एक बात ध्यान से देखना, वो ये कि यहाँ जब 2:3 लिखा है और यहाँ जब 4:5 लिखा है तो हम ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि b की वैल्यू ऊपर भी सेम हो जाए और नीचे भी सेम हो जाए। तो सिंपल सा आपको पता है कि अगर हम b में ऊपर में अगर हम 4 का गुणा करेंगे, नीचे अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो b की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। क्यों? 4×3 12 और 4×3 12। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोले सर आप ये बोलो ना 3 × 3 × 4। इंग्लिश वालों को नहीं पढ़ा रहे, हिंदी वालों को पढ़ा रहे और गाँव की तरह पढ़ाना है मुझे। मैथ का मतलब ये है कि आपके दिल को अगर छू जाए लैंग्वेज तो मैथ आ गई, और अगर दिल को नहीं छुई तो दिमाग को बर्बाद कर देगी। ठीक है, तो वही बात है, कहते हैं ना अगर दिल मिल जाए तब तो ज़िंदगी अच्छी गुलजार हो जाती है, और अगर दिल ना मिले तो फिर दिमाग खराब हो जाता है, सुसाइड कर लेता है आदमी। तो वही बात होती है मैथ में, मैथ से मोहब्बत होनी चाहिए, और मोहब्बत तभी होगी जब आप लोकल लैंग्वेज का उपयोग करेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हमने कहा कि a:b है तो अब बताओ आप a:b क्या होगा, 4 दूना 8 हो गया, और ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा।
ऐसा नहीं कि केवल एक ही में आप करेंगे। तो 4 दूना 8 हो गया और 4 तेई 12 हो गया, ध्यान दिए। दूसरा जो हमने बताया B अनुपात C है, उसमें करो 4 तेई 12 हो गया और 5 तेई 15 हो गया, ध्यान दिए आप। चलिए, अब आपने इतना ध्यान दिया तो अब आप एक बात बताओ, अभी हमने ऊपर आपको क्या बताया था कि अगर A अनुपात B इज इक्वल टू 3 अनुपात 4 लिखा हो तो A का मतलब होता है 3, B का मतलब होता है 4। तो ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं A अनुपात B इज इक्वल टू 8 अनुपात 12 लिखा है तो A का मतलब कितना हुआ, बता दो भाई। A का मतलब साहब 8 हुआ। B का कितना मतलब हुआ, B का मतलब सर 12 हुआ, ठीक है, B का मतलब 12। अब ऐसा ही यहाँ पे देखो कि B अनुपात C है इज इक्वल टू 12 अनुपात 15 है, तो इसका क्या मतलब, तो B का मतलब आपका 12 हो गया और C का मतलब आपका कितना हो गया, 15। क्लियर, समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करो, फिर से शुरू से देखो कि जब A अनुपात B इज इक्वल टू 3 अनुपात 4 हो सकता है, या A की वैल्यू 3 हो सकती है, B की वैल्यू 4 हो सकती है, तो B अनुपात C इज इक्वल टू 12 अनुपात अगर 15 है तो उसका मतलब B की वैल्यू 12 और C की वैल्यू 15। अब देखो B की वैल्यू ऊपर भी 12 है और B की वैल्यू यहाँ 12 है, तो हम कोई एक वैल्यू मान लिए। तो अब अगर मैंने आपसे कहा कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A की वैल्यू कितनी है 8, अनुपात लगाओ, B की वैल्यू कितनी है 12, C की वैल्यू कितनी है आपकी 15। क्लियर, अगर मैं आपसे कहूं कि A अनुपात B अनुपात C का क्या आंसर होगा तो आप कहेंगे सर 8 अनुपात 12 अनुपात 15। कई बार ऐसे आपका आंसर आ जाता है, लेकिन एक और बताएं, कई बार क्या होता है कि आंसर की वाले बड़ा दिमाग लगाते हैं। सपोज करो अगर A अनुपात B अनुपात C हमारा 8, 12, 15 ना आता, हमारा 8, 12 और 16 आता, तो हो सकता है आपको आंसर ये ना दिया हो। आपको आंसर क्या देगा, आपको आंसर दे देगा 4 अनुपात यहाँ पे 6 अनुपात 8, ठीक है। या आपको हो सकता है एक आंसर दे दे 2 अनुपात 3 अनुपात 4। आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा सर क्या ये भी आंसर सही है, तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है, होता क्या है कि वो लोग क्या कर देते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, कि 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, है ना, और फिर 2 से डिवाइड कर दिए इसको। तो ये बस आपको पता होना चाहिए। क्लियर, तो आपको पता चल गया कि 8 अनुपात 12 अनुपात 15 कंडीशन पे है, यहाँ पे भी जब वैल्यू होगी तो डिपेंड करेगा, लेकिन मैं आपको बस बेसिक बता देना चाहता हूँ। ठीक, अभी जब सवाल आएंगे तो आप समझ जाएंगे कहाँ पे हमें काट कर ऐसे लिखना है। ये तो हो गई बड़ी ट्रिक, बड़ा टाइम लग गया इसमें 2 से 3 मिनट, बट आपको ऐसे नहीं करना है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका तो टाइम बहुत ज़्यादा ले जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले जाएगा तो फिर कोई मज़ा नहीं आता है। तो प्रश्न उठता है कि इसको आप शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको क्या दिया है, A अनुपात B इज इक्वल टू 2 अनुपात 3, ठीक है। दूसरा क्या दिया, B अनुपात C इज इक्वल टू 4 अनुपात 5 दिया है आपको। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, दिमाग लगाओ। A अनुपात B और B अनुपात C दिया है, आप यहाँ पे सीधे लिख लो A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू, क्या करोगे, ये जो 2 है और ये जो 4 है इनका आपस में गुणा कर दो। ध्यान देना, ऊपर वाली प्रथम संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, यानी कि 2 इंटू 4, फिर अनुपात कर दो। ठीक, ये जो आपका 3 है और ये जो आपका 4 है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 इंटू 4 कर दिया। ठीक है, ये जो आपका है 3 अनुपात 5 इसको आपस में गुणा कर दो। ठीक है, 3 इंटू 5। अगर मैं मोटे तौर पर कहूँ तो एक बार ऐसे गुणा करो, एक बार ऐसे गुणा करो और एक बार ऐसे गुणा करो, है ना। ऊपर में गुणा मत करना, ऐसे करना है, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे। अगर यहाँ पे एक और संख्या होती तो हम ऐसे भी करते, ठीक, बट हमें यहाँ नहीं करना है, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब यहाँ पे जब आप करोगे तो बताओ क्या हुआ, 2 इंटू 4 कितना हुआ 8 अनुपात, 3 इंटू 4 कितना हुआ 12 अनुपात, 3 इंटू 5 कितना हुआ 15। कितने मिनट लगे आपको ये सवाल सॉल्व करने में, बिल्कुल कम लगे ना, 30 सेकेंड से भी कम का टाइम लगा। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, भाई साहब यूपीएससी ने पूछा है इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए, ये तो तब हुआ जब इसमें 3 वैल्यू हैं A B C। अब यहीं पे अगर एक वैल्यू और बढ़ा दे, मान लीजिए यहाँ पे आपका A अनुपात B है, B अनुपात C है और यहाँ पे C अनुपात D कर दे, तब क्या करेंगे, तब भी यही करेंगे।
कैसे, देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कैलकुलेशन, इतनी बहुत गुणा भाग आना चाहिए कि 2 × 4, क्योंकि अब मैं 2 का पहाड़ा तो नहीं पढ़ाने वाला आपको, ठीक है। इतना तो याद कर लो, बैठ के टेबल किसी दिन बैठो आराम से। और वैसे भी कई सारे जो छोटे छोटे बच्चे, देखो सीखने में ना शर्माना कभी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती बोल दो मुझे नहीं आती। कहते हैं ना सब लोग ज्ञान में परिपक्व थोड़ा ना होते हैं 100%। मुझे मैथ आती है लेकिन मैं ऑप्शनल थोड़ा ना पढ़ाता हूँ कि मुझे ऑप्शनल भी आती है मैथ की, तो इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए A/B इज इक्वल टू आपका 2:3 दिया। इतना बड़ा बड़ा ही लिखा करो आप लोग। और एक बात और आपको बताएं, मैथ के जो ये क्वेश्चन है ना, आप लोग A4 की अगर कॉपी में सॉल्व करोगे तो सीखने की प्रवृत्ति 5 गुना बढ़ जाती है। जब आप लोग रूलिंग वाली कॉपी में करते हो ना तो नहीं समझ में आता है। तो कोशिश ये करना, पैसे मत बचाना कि सर मैथ कर रहे हैं तो रफ वाले में करेंगे, क्या जाता है आपका, तो बिल्कुल भी नहीं। कॉपी A4 की बनाओ। आप भी देख रहे होंगे मैंने आपको जो PDF भेजी है वो A4 की भेजी है, ठीक है। मैं भी चाहता तो पैसे बचाता, और वैसे भी आपको पता है श्री IAS अकेडमी पैसे तो बचाती नहीं है, ठीक है। तो A/B इज इक्वल टू 2:3 अगर दिया हो और B/C इज इक्वल टू अगर को 4:5 दिया हो जो वैल्यू पहले की थी, और आपको दे दे C/D इज इक्वल टू 1:2, तब कैसे करेंगे? हम यहाँ पे पुराना वाला तरीका नहीं लगाएंगे कि सबको वो करें, LCM ले, ये सारी चीज़ें करें, ये नहीं करेंगे। ये जब करना था हमने कर लिया, आगे के जब सवाल करेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे, ठीक है। ऐसा आपको मान लीजिए दे दे तो क्या करोगे? कुछ नहीं प्रभु। और आपसे आंसर अगर ये पूछे कि A/B/C/D की क्या वैल्यू होगी, तो आप बिल्कुल वही ट्रिक अपनाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? 2 का गुणा 4 से करो, जो गुणा आए उसका गुणा 1 से करो, यानी कि 2 × 4 × 1 करो, 2 × 4 × 1 अनुपात, ठीक है। अब प्रश्न आया बाकी का क्या करें? तो ये जो 3 है, 3 का गुणा 4 में करो और फिर 4 का गुणा 1 में करो, ठीक है। यहाँ पे बस यही अंतर हो जाएगा, यहाँ इधर मत कर देना। 3 × 4 × 1 यानी कि पहले वाली ही दोनों वैल्यू से इस दूसरे वाले की गुणा कर दो, 3:4 × 1, क्लियर। ये कर दिया। फिर क्या है कि अब आप यहाँ पे इसको चेंज करो। कैसे करोगे? यहाँ पे ध्यान देना, गलती मत करना। 3 का गुणा 5 में करो और 5 का गुणा फिर से 1 में करो, ठीक है, क्योंकि हमें 4 वैल्यू निकालनी ना। तो 2 × 4 × 1 ये 1 हो गई, दूसरा 3 × 4 × 1 ये दूसरी हो गई, तीसरा 3 × 5 × 1, ठीक है, 3 × 5 × 1। फिर यहाँ पे वैल्यू करो। अब क्या बचा? लास्ट। तो लास्ट बिल्कुल वैसा ही करो जैसे पहले का, 3 × 5 × 2, ठीक है, 3 × 5 × 2। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आराम से निकल आएगा। 4 दूना 8 एकम 8 अनुपात 4 3 12 एकम 12, ठीक है, 5 3 15 एकम 15, 5 3 15 और दूना 30, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई? A/B/C/D इज इक्वल टू 8:12:15:16:13, ठीक है, यानी कि 8 12 15 30। अगर मैं कहूँ A की वैल्यू कितनी है 8, B की वैल्यू 12, C की वैल्यू 15, D की वैल्यू 30, क्लियर। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मे भी हो सकता है कि आपको ऐसे दे दे और कह दे कि D की वैल्यू क्या है बताइए, तो आसानी से बता देंगे साहब 30 है। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी क्लास कंप्लीट हो गई? दिमाग नहीं थका ना? बिल्कुल। थक गया हो तो 1 गिलास पानी पी लो। मैथ में यही होता है, सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है मैथ में। आप कहोगे सर मरुस्थल में बैठ के मैथ लगा रहे हैं क्या, जो पानी पीने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी? नहीं भाई, आप AC में बैठ के लगा रहे होंगे या गाँव की बढ़िया शुद्ध हवा में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और अच्छा लगे करने में। ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। A/B इज इक्वल टू 1:2, ठीक है, B/C इज इक्वल टू 3:1, ठीक है, C/D इज इक्वल टू 5:4। अब आप लोग फटाक से इसको वीडियो को यहीं पे पॉज करो, तुरंत पॉज करो, ठीक है, और अब इसको अपने मन से कैलकुलेट कर लो, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। देखते हैं कौन पहले करता है, ठीक है, A/B/C/D, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना, 1 का 3 से और 3 का 5 से, ठीक है, 1 × 3 × 5 अनुपात 2 का 3 से 3 का 5 से, 2 × 3 × 5। देखते हैं कौन जल्दी करता है। हमारा आपका कंपटीशन हो रहा है। 2 × 1 × 5, ठीक है, 2 × 1 × 5, ठीक है, फिर अनुपात 2 का 1 का और 4 का, ठीक है, तो 2 × 1 × 4, क्लियर,
अरे आप लोगों ने कर लिया, वाह बड़ी जल्दी आप लोग सवाल कर लेते हो भाई। मैं तो भाई पीछे हो गया, हार गया। चलो कोई बात नहीं, अगली बार जीतने की कोशिश करूंगा। 5 3 15 हो गया अनुपात, 5 3 15 दूना 30 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। क्या आपका अनुपात आया? 15 30 10 8, बिल्कुल सही। ऐसे आपको करना है, समझ गए? अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। आपको ए अनुपात बी वाला सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी वाला कंप्लीट हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी वाला कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बेसिक में। तो एक कॉन्सेप्ट हमने आपका कवर करा दिया। अब हम देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो और सरल है, मतलब इससे भी ज़्यादा सरल है और अधिकांश बार क्वेश्चन उससे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है उसे कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। इसमें क्या है? इसमें आपको दे देता है कि 2a इज इक्वल टू 3b। तो आप हमें ये बताइए a अनुपात b की क्या वैल्यू होगी। अब यहाँ पे एक बात और आपको बता दें, जो बच्चे मैथ बेसिक होता है उनको पता होना चाहिए, जो ये 2a लिखा होता है इसका मतलब होता है 2 इंटू a। जो ये 3b आपका लिखा होता है इसका मतलब होता है 3 इंटू b। ठीक है, एक तो ये। दूसरी इसमें एक और ख़ास बात होती है, वो ये कि जब भी यहाँ पे वैल्यू कोई गुणा में लिखी होती है और जब ये दूसरी तरफ जाती है इक्वल के यानी कि बराबर के, ये बराबर का निशान होता है। जिन बच्चों को ना पता हो, कुछ बच्चे कहेंगे सर मतलब हद है हमारी बेइज्जती करने की, हमको बराबर भी नहीं पता होगा। आप क्या समझते हो अपने आप को कि आपने 3 चौपतियाँ मैथ की पढ़ ली तो अपने आप को बराबर का निशान भी हम भूल गए? ऐसा नहीं है सर, आता है, इतनी भी बेइज्जती मत करो। हम लोग बुद्ध की धरती के रहने वाले लोग हैं, मैथमेटिशियन लोग हैं, और आप ऐसी बेइज्जती करोगे? खैर कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 0 तो आप ही लोगों ने दिया था। क्लियर? 2 इंटू 1 का क्या मतलब हुआ? जब भी कोई चीज़ यहाँ इंटू में होगी, इस तरफ अगर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। ठीक है, इधर कोई चीज़ भाग में है, इधर जाएगी वो गुणा में हो जाएगी। ये आपको नियम याद रखना है हमेशा। नीचे जिनको ना पता वो नीचे लिख लिया करें कि कोई भी वैल्यू अगर गुणा में है दूसरी ओर जाएगी वो भाग में हो जाएगी। तो इससे चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक, अब 2 इंटू ए है तो 2 इंटू ए में अगर हम ये कहें कि 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, और b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे आप समझो, एक एक करके सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए 2 इंटू ए आपको दिया है तो 2 इंटू ए इज इक्वल टू 3 इंटू बी दिया है। अगर हम ये 2 इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 3 इंटू बी अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये b गुणा में तो ये इधर क्या जाएगा? भाग में। तो a अनुपात b इज इक्वल टू 3 अनुपात 2, ये वैल्यू भी यहाँ हो जाएगी। और जब ये वैल्यू हो गई तो अब फिर से बता दो प्रभु, जो हमने आपको बताया था शुरू में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं a अनुपात b इज इक्वल टू 3 अनुपात 2। अब इतना जब आपने कर लिया तब ये भी बता दो कि a की वैल्यू कितनी हुई? 3, b की वैल्यू कितनी हुई? 2। तो आंसर आपका आ गया। यही करना है। अगर आपको ऐसा दे दे और आपसे पूछे a अनुपात b क्या होगा, तो फटाक से आप क्या करेंगे? a अपॉन यहाँ पे b और 3 अपॉन यानी कि 2, क्योंकि ये इधर चला गया और ये इधर आ गया। क्लियर? a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। क्लियर? इतनी बातें। चलिए, आपने एक कॉन्सेप्ट ये वाला किया। अब इसी का दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, ये तो केवल a और b की वैल्यू की बात कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे क्या दे दे? आपको यहाँ पे दे दे 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, मान लो इतना दे दे, और आपसे क्या पूछे कि आप हमें बताइए a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से देखना। क्या करना है आपको? आप यहाँ पे देखो कि 2a दिया है, 3b आपको दिया है और 4c आपको दिया है। अब आपको इसमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो, a की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम करें कि a की जो ये वैल्यू है इसको आप ढक लें, मतलब इसको ऐसे छिपा दें। क्लियर? और क्या करेंगे? जो b और c की वैल्यू है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 3 इंटू 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू में b की वैल्यू को ढक लें और a की जो वैल्यू है और जो c की वैल्यू है इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दें। a की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे 2 थी, तो यहाँ पे आपका b क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4।
ऐसा ही अगर मैं कहूँ आपकी C की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, आप यहाँ पे 4 को ढक लो C की वैल्यू को और A इंटू बी का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू C। अब आप बता दो मोटे तौर पर A की कितनी वैल्यू हो गई 12, B की कितनी हो गई आपकी 8 और C की आपकी कितनी हो गई आपकी 3 दूना 6। ठीक है, अब मैं मोटे तौर पर अगर कहूँ कि A अनुपात B अनुपात C कितना हो गया, तो 12 अनुपात 8 अनुपात 6। इतनी बातें समझ गए? इतना ही कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो आपका ये मानकर चलिए 1 से 2 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आप बैक ईयर के क्वेश्चन उठाइएगा, हालांकि बैक ईयर का हम एक एक क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन कैसे करना था। ठीक है, तो A अनुपात B अनुपात C निकल आया। ऐसे ही हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब आप लोग वही बुद्धि लगाओ, पहले इसको करें फिर इसको करें, वो गांव वाली और वो घर वाली बुद्धि 10th वाली नहीं ज़रूरत है। 10th हम लोग बड़ा डिटेल में करते हैं, तो यहाँ नहीं करना। यहाँ बस इसको ढको, इनका गुणा करो, इसको निकालना है, इसको ढक लो, उनका गुणा कर दो, जिसका निकालना है उसको ढक लो और बाकी का डिवाइड गुणा कर दो। क्लियर? तो ये वैल्यू हो गई। चलिए, अब हमने जब 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो प्रश्न उठता है कि सर अब सवाल भी करवा दो, मतलब इतनी देर से क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ाओगे क्या? तो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई पेड़ काटना है तो आप सबसे पहले क्या करें, अपना 2 घंटे का समय केवल तलवार में धार रखने का करें, या कहें कि जिससे आप काटेंगे आरी से उसमें धार रखें। पेड़ तो एक वार में कट जाएगा। तो वही है कि अब जो क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, देखना अगर कठिन से कठिन सवाल आप सरल से सरल ना करें तो श्री IAS एकेडमी का नाम श्री IAS रहने देना। आप लोग सोचेंगे सर नाम बदल दें क्या? ऐसे नाम बदल दोगे, मतलब कुछ भी। आप लोगों को उस मौका मिलना चाहिए, नाम पता गांव सब बदल दोगे आप लोग। ठीक है, चलिए। कुछ बच्चे तो ये तक कहते हैं सर कुछ ज़्यादा ही आप खुश रहते हो, किसी दिन आपको दुखी कर देंगे। तो भाई ऐसा मत करना, मतलब इतनी धमकियाँ आप लोग दे देते हो, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए टाइप 1 सवाल डालिएगा। टाइप 1 ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे साइड में ये देखिए लिखा हुआ मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी हम आपको सवाल करेंगे, थोड़ी देर तक रहेगा क्योंकि हमें इस पूरे बोर्ड का यूज करना है। तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे आपके सामने, यहाँ पे मिला है कि A और B 2 पात्रों में दूध और पानी 4:3 और 2:1 में है। इन दोनों को समान मात्रा में मिलाया जाता है। इस वर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि इस अभी हम समान वाले क्वेश्चन कराएंगे, फिर असमान मात्रा वाले कराएंगे। ठीक है, समान मात्रा में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा, ज्ञात करो। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ऐसा क्वेश्चन रेशियो से करवाओगे, कभी भी तो कुछ अकल लगा लो। तो बिल्कुल भी नहीं, आप परेशान मत होइए, हम ऐसा क्वेश्चन रेशियो से ही करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्या कह रहा है कि A और B 2 पात्र हैं, तो हमने 2 पात्र मान लिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि दूध, मिल्क और वाटर, ठीक है, क्या इनका अनुपात है 4:3 है। ठीक है, दूध और पानी 4:3 और 2:1 में है। क्लियर? ये कह रहा है इन दोनों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दिमाग बस लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ मिल्क, ठीक है, और आपको यहाँ पे दिया वाटर, ऐसे लिख लो रफ में। ठीक है, क्या कह रहा है 2 बर्तन है, हमने मान लिया एक ये बर्तन है एक ये बर्तन है, A और B। ठीक है, अब जब 2 बर्तन हैं, पहले का क्या कह रहा है 4:3, तो 4:3, 4:3 का क्या मतलब हुआ कि 4 लीटर अगर दूध है तो 3 लीटर उसमें पानी है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब अनुपात में वैल्यू दी होती है तो पहले का मतलब वही होता है कि दूध और पानी इतने अनुपात में है, तो मतलब क्या हुआ कि दूध की वैल्यू 4 है, पानी की वैल्यू 3 है। दूध को आप यहाँ पे A/B के हिसाब से समझने की कोशिश करो कि A/B अगर 4:3 दिया तो उसका क्या मतलब हुआ, A का मतलब 4 हुआ, B का मतलब 3 हुआ। तो वैसे ही दूध और पानी अगर दिया है तो दूध का मतलब 4 लीटर हुआ, पानी का मतलब 3 लीटर हुआ। इतनी बातें समझ गए। दूसरा उसमें क्या दिया है कि जो ये अनुपात है 3:4 और दूसरा 2:1 में है। ठीक है, यानी कि 2 पात्र हैं तो एक पात्र में 4:3 है, दूसरे में 2:1 है। अब कह रहा है इसमें क्या
क्या मिलाया जाता है समान मात्रा में? दोनों को समान मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दोनों को समान में मिलाने का क्या मतलब हुआ? दोनों को समान में मतलब हुआ कि जैसे 4 और ये 3 है तो कितने लीटर हो गया? 4 लीटर अगर दूध है, 3 लीटर पानी, तो टोटल 7 लीटर हो गया मटेरियल। ठीक है, ये कितना हुआ? 2 और 1 3 लीटर। अब एक बात बताओ, समान करना है, ऊपर वाला 7 लीटर है, नीचे वाला 3 लीटर है, दोनों को हम समान करेंगे तो क्या कर सकते हैं? वहां पे मैंने भी आपको बताया था गुणा करिए समान करने के लिए, तो यहाँ पे भी आप समान करने के लिए गुणा करिए। कितने से गुणा करेंगे आप? सिंपल सी बात है, 7 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, ज़्यादा इधर दूर चला गया, इसको थोड़ा सा हम फिर से इरेज करते हैं। ठीक है, और इसको बीच में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपको मैंने बताया A/B। ठीक है, ये आपका मिल्क हो गया, ये आपका वाटर हो गया। क्लियर? ये आपका 4/3 था, ये आपका 2/1 है। और यहाँ मैं आपको बोलना हूँ कि जो 4 और 3 है तो टोटल कितने लीटर हो गया? 7 लीटर। ए पात्र में पानी और दूध मिला हुआ हो गया, और बी पात्र में कितना हो गया? 3 लीटर। अब यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ कितने लीटर की कमी है? 4 लीटर की। जब यहाँ पे 4 लीटर की कमी है और हमें इसको बराबर करना है तो क्या कर सकते हैं? बराबर करने के लिए हम यहाँ पे ऊपर 3 का गुणा करें और नीचे हम यहाँ पे 4 का गुणा करें तो बराबर हो जाएगा। 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21, सॉरी, ऊपर 3 का गुणा करें और नीचे 7 का गुणा करें तो हमारे अनुपात बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम यहाँ इस चीज का गुणा करेंगे ना तो वही गुणा हमें यहाँ पे करना है, ऊपर 3 का और नीचे यहाँ पे 7 का। समझ रहे? नहीं समझे फिर से मैं एक बार बताता हूँ, क्योंकि अब आपके थोड़ा दिमाग लगेगा, इसलिए दिमाग में अब दिक्कत नहीं करना। जैसे ये दूध आपका दिया था, ये आपका पानी दिया था, एक बर्तन A दिया था, एक बर्तन B दिया था। A बर्तन में बोला कि 4/3 उसमें दूध और पानी है, B बर्तन में 2/1 पानी है। टोटल अगर हम कहें कि 4 लीटर दूध था, 3 लीटर पानी था, तो टोटल दोनों को अगर हमने मिला दिया तो कितने लीटर मटेरियल बना? 7 लीटर। अगर हम 2 लीटर दूध और 1 लीटर पानी आपस में मिला दिए तो कितने लीटर बना? 3 लीटर। हमसे कह रहा समान मात्रा में, जबकि ये क्या है? अभी असमान है, ऊपर 7 है और नीचे यहाँ पे 3 है, इसको समान करना है। तो समान करने के लिए इसमें ऐसी वैल्यू का गुणा करें और इसमें भी ऐसी वैल्यू का गुणा करें जो इक्वल हो जाए। तो ऐसी वैल्यू कौन सी है? 7 में हम अगर ये कहें आपसे कि 3 का गुणा कर दो, 3 में आप 7 का गुणा कर दो तो इक्वल हो जाएगी। चेक करते हैं, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21। अब जब यहाँ पे हमने ये गुणा किया है तो यही गुणा हमें अंदर भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऊपर कितने का करेंगे? 3 का, यहाँ पे कितने का करेंगे? 7 का, और दोनों में करेंगे। ध्यान देना, अब जब 3 का गुणा करोगे तो दूध कितना हो गया? 4 3 12 लीटर। ठीक है, पानी कितना हो गया? 9 लीटर। ठीक है, यहाँ पे दूध कितना हो गया? 14 लीटर, और यहाँ पे कितना पानी हो गया? 7 लीटर। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ दो, इन दोनों बर्तन का। क्यों? क्या कह रहा? समान करने पे नया मिश्रण का अनुपात क्या होगा, यानी कि इन दोनों बर्तन को अगर हम आपस में मिला देंगे तो कितना होगा? तो जोड़ो, सिंपल सा है। 4 2 आपका 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, 9 7 आपका 16 हो गया, 26/16 हो गया। यानी कि अगर हम कहें कि A/B कितना हो गया? 26/16। आपको हो सकता है 26/16 ना दे, आपको कितना दे दे? 13/8, तो भी आपका आंसर गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सम संख्याएं हैं दोनों, तो इनको हम विभाज्य कर देंगे 2 से, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 13/8। अगर आपको आंसर में 13/8 दे दे तो भी सही है, आंसर में अगर आपको 26/16 दे दे तो भी सही। यानी कि जो नया मिश्रण बना है उसमें 13 लीटर क्या कहते हैं? दूध है और 8 लीटर पानी है। अब अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछते कि जो इसमें दूध की मात्रा है नए मिश्रण की वो कितनी है, तो आप बता देना 13 लीटर। आपको अगर पूछते पानी की मात्रा कितनी तो आप बता देना 8 लीटर। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ एक बार वीडियो को पॉज करें और फिर से देखें। मैथ देखो इतनी जल्दी नहीं आती, इसलिए मैथ में हमने 2 3 सवाल ही केवल लिए, ज़्यादा नहीं लिए। अब हमने अभी 2 पात्र वाले देख लिए, अब हम अपने वाले में देखते हैं 3 पात्र का। सेम टू सेम है, सिंपल है, ऐसे ही करना है। ठीक, लेकिन 3 पात्र का जब हम आपको कवर कराएं इससे पहले एक चीज़ और बता दें। क्या वो आपको बता दें? आपको हम ये बता दें एलसीएम निकालना। एलसीएम का मतलब होता है लासापा, लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है क्या नहीं होता है आपको नहीं समझना है, बस इतना समझ जाओ लासापा होता क्या है।
लासापा उसके लिए कहा जाता है कि एक कॉमन संख्या निकाल लो जो तीनों में डिवाइड करते हैं, बस इतना आप समझिए। कैसे? मान लीजिए आपको दिया तीन संख्या 5:3:5:5:3:5 और आपसे कहा जाए इनका लासापा निकालना है, तो ऐसे लाइन बनाओ। ठीक है, अब इसमें देखो कौन सी संख्या पहले कट जाएगी, तो 3 का जब आप डिवाइड करोगे तो पहले 3 कट जाएगी, 3 एकम 3, ठीक है 3 कट गई। दूसरी क्या हुई 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब अगर आपसे मैं कहूँ लासापा इसका कितना हुआ, तो इसका लासापा हुआ 15, यानी कि 15 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भी भाग चला जाएगा और 5 का भी भाग चला जाएगा। अब अगर मैं कहूँ 2 8 16 इसका लासापा निकालिए, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। क्लियर? ये हो गया। अब इतना जब हो गया तो अब आप इसका लासापा निकालिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यानी कि 16 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन तीनों संख्या का डिवाइड चला जाएगा। 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, इसको लासा बोलते हैं। जब भी 3 कॉमन संख्याएं आए तो हमें लासापा ऐसे निकालना होता है। आपको नहीं आता परेशान मत हो, इतने सवाल लगवा दूंगा कि अपने आप लासापा आ जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए देखते हैं हम 3 संख्याओं का। यहाँ पे आप ये सवाल देख रहे हैं, आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी 3 पात्रों में दूध व पानी 3:2, 2:1, 4:1 के अनुपात में है, तीनों को समान मात्रा में। जब भी ये समान वर्ड दे तो इसको आप गोला कर लिया करें कि अच्छा समान की बात कर रहा है। तीनों को समान मात्रा में मिलाया जाए तो नया मिश्रण दूध पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो बिना देरी के इसमें भी क्या करते हैं, जो दिया है सेम टू सेम उसको वैसे ही लिख देते हैं एज इट इज। सोचना नहीं है, इतना कठिन थोड़ा ना। मैं तो आप लोगों को डरा देते हैं बस टीचर, ताकि आप हमारे यहाँ पढ़ने आ जाओ संस्थान में। ठीक है, ए बी सी, मान लो ये आपको 3 बर्तन दिए हैं। ठीक है, आपको क्या दिया, दूध और पानी का अनुपात। पहले पात्र में कितना अनुपात दिया है, 3:2, तो 3:2 कर दिया। दूसरे अनुपात में 2:1, तीसरे अनुपात में 4:1। क्लियर? आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इन सब का टोटल करो कि टोटल इनमें सब में कितना है। पहले पात्र में कितना दूध और पानी एक साथ है, तो 3 2 5 लीटर है, दूसरे में 2 1 3 लीटर है, तीसरे में 5 लीटर, यानी कि इनका प्लस करना है। 3 + 2 ये आया है, ठीक है, ये 2 + 1 आया है। क्लियर? और ये आपका 4 + 1 आया है। क्लियर? इनको आपस में मिलाया है, समान करना है ना। तो आप देखो 5 3 5 आ गया। ऐसी किस संख्या का गुणा करें जो 5 को इक्वल कर दे, 3 को इक्वल कर दे और 5 को इक्वल कर दे। तो तीनों को इक्वल करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। 2 में एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती, बट जब 3 संख्याएं होती हैं तो हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेंगे, 5 3 5, साइड में ऐसे तुरंत एलसीएम निकाल लो। 3 से पहले भाग जाए, सबसे छोटी संख्या का पहले भाग दो। 3 से भाग गया तो 3 एकम 3, 5 से भाग गया तो 5 एकम 5, यानी कि 15 इसका एलसीएम आया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका एलसीएम कितना आया आपका, 15। आपका ये जो 15 एलसीएम आया है, यानी कि इन तीनों का कॉमन कितना वैल्यू है, 15। तो जब 15 वैल्यू आई है तो आप क्या करें कि इस 15 में हर एक पात्र के टोटल वैल्यू का डिवाइड करते रहें, भाग दें। तो जैसे 15 है तो पहले में कितने लीटर पानी और दूध का मिक्सअप है, 5, तो पहले में 5 का डिवाइड करो तो 5 × 15, यानी कि 3 निकल कर आया, तो 3 का इन दोनों में गुणा कर दो। क्लियर? इसको बराबर करने के लिए, तभी तो 15 होगा। या ऐसे आप समझ लो, इसमें 15 बनाना है हमें तो 3 का करोगे, इसको 15 बनाना है तो इसमें 5 का करोगे, इसको 15 बनाना है इसमें 3 का करोगे। इसको फिर से सही करते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका मिल्क था, ये आपका वाटर था। मैथ में यही होता है, जितना अगर आपने गंदा कर दिया मैथ समझ में नहीं आएगी सामने वाले को। ABC, ठीक है, 3:2, 2:1 और 4:1। इसकी वैल्यू कितनी थी, 5, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 5। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आया था, 15। ठीक है, अब 15 इनका एलसीएम आया। मैंने कहा कि आपको 5 को 15 बनाना है, क्या करोगे, 3 का गुणा करोगे तभी तो 15 हुआ। 3 का यहाँ गुणा करो तो 3 का यहाँ पे भी करो। ये आपकी 3 है, इसको 15 बनाना है, कितना का गुणा होगा, 5 का। क्यों, 3 का भाग दो ना 15 में तो 15 आता है, ये भी 15 हो गया। 5 को 15 बनाना है तो इसमें 3 का ही करेंगे तो 15 हो गया। अब यहाँ पे हमने 5 का किया ना, तो 5 का यहाँ कर दो। नीचे हमने कितने का किया, 3 का, 3 का कर दो। अब कुछ नहीं करना है, सबका गुणा करो और ऐड कर दो। 3 × 9, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 एकम 5। ठीक है, 4 3 12 और 3। ठीक है, अब इनको ऐड करो, कितना हो गया,
आपका हो गया 10 9, ऐसे मत ऐड करना 9 6 15, ऊपर ऊपर, यानी कि ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। आपका कितना हुआ 10 9 19 और 12 31 अनुपात, ये कितना हुआ 6 5 11 और 3 आपका 14, यानी कि 31 अनुपात 14। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी, आपकी होगी 31 अनुपात 14। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ तो 3 अनुपात में है और आपने यहाँ 2 क्यों निकाला। अरे मेरे प्रभु, उसने क्या कहा है, उसने कहा कि नए बने मिश्रण, वो ये नहीं कह रहा कि ए पात्र में कितना बचा, 2 पात्र, बी में कितना हुआ, सी में कितना हुआ। अगर आपसे ये पूछता कि ए पात्र में कितना होगा तो 15, बी में कितना होगा 15, सी में कितना होगा 15, देख रहे हो ना, सब में 15 हो गया। लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा टोटल कितना मिश्रण बनेगा नया, तो टोटल बना 31 अनुपात 14, यानी कि 31 लीटर दूध होगा और 14 लीटर पानी होगा, तो मिश्रण इक्वल हो जाएगा। समझ गए इतनी बात। चलिए, जब इतनी बात समझ गए तो अब हम अपना आज का एक लास्ट क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपकी छुट्टी करते हैं, घर जाइए, खाना खाइए, मस्त रहिए, फिर पढ़िए। आप सोचोगे छुट्टी सर नहीं बोलोगे, नहीं बोलेंगे, पढ़िए, पढ़ाई करना है भाई, आईएएस बनना है, माता पिता के सपने को पूरा करना है, मौज थोड़ा ना करनी है। तो क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखिए आपके सामने एक सवाल आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे आपके देखिए सामने आपके क्वेश्चन आया, क्या है, समान आयतन के 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे। यहाँ आपको काउंटिंग नहीं दी है, लेकिन आपको कंफ्यूज करेगा, और जबकि है बिल्कुल इजी कि आधा और ये 3/4 क्या है, अभी आपको बताएंगे। 3/4 दूध से भरे हैं, बाद में उनमें पानी मिलाकर उन्हें लबालब भर दिया जाता है, ठीक है। पानी कितना मिलाएगा, आधा ही मिलाएगा, तभी पूरा लबालब भरेगा, और इसमें 1/4 पानी मिलाएगा तो 3/4 हो जाएगा। उन्हें भर दिया जाता है, तत्पश्चात उनके इस द्रव्य को दूसरे बर्तन में उड़ेला जाता है, मतलब इस द्रव्य को दूसरे बर्तन में उड़ेला गया, तो इस बर्तन में दूध का पानी से क्या अनुपात है, यानी कि दूध और पानी कितना होगा। सिंपल है, कुछ आपको नहीं करना है, यहाँ पे क्या नहीं करना है, बिल्कुल इसको इजी तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, उस ट्रिक को अगर आप समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाएंगे, बल्कि आगे के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। क्या है, आपको यहाँ पे गिलास दिया है, 2 गिलास, ठीक है। तो हमने मान लिया एक गिलास ए है, एक गिलास बी है। आपको कह रहा है कि ये जो 2 गिलास हैं, इनमें से एक में आधा जो है, ठीक है, वो दूध से भरा है, ठीक है। दूसरा जो है वो कितना है, 3/4 दूध से भरा है। अब यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ये कहूँ कि ये 1 अनुपात जो 2 है, दूध की बात कर रहा है, ठीक है, दूध से भरा है गिलास, तो इसका क्या मतलब, इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर टोटल 2 लीटर कोई पदार्थ है हमारा, तो उसमें क्या हुआ, 1 लीटर हमारा दूध होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज ऐसे दी हो 1 अनुपात 2, तो इसका एक मतलब ये तो होता ही है कि आधा है, आधा कुछ और होगा। दूसरा मतलब ये भी होता है कि टोटल उसमें अगर 2 लीटर है, तो उसमें 1 लीटर जो है वो वास्तव में उसकी वास्तविक संख्या है। तो 2 लीटर अगर ये कोई मटेरियल है, 2 लीटर कोई पदार्थ है, तो हम क्या कहेंगे कि इस 2 लीटर पदार्थ में आधा क्या मिला है, दूध। तो आधा दूध का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर इसमें दूध मिला है। समझ गए। अगर मैं अब आपसे मोटे तौर पर यह कहूं कि जो 1 गिलास है, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि साहब इसमें 1 लीटर तो दूध है, तो पानी कितना होगा, इसमें 1 लीटर पानी होगा। ये क्लियर हो गया। ऐसा ही 3/4 को देखो, 3/4 में क्या हुआ कि 4 लीटर अगर कोई टोटल मटेरियल है, तो उसमें दूध कितना होगा, उसमें 3 लीटर दूध होगा। और 3 लीटर अगर दूध है, तो आप बताइए उसमें पानी कितने लीटर होगा। 4 लीटर टोटल मटेरियल है, 3 लीटर उसमें दूध है, तो पानी कितना हुआ, 1 लीटर। तो पानी यहाँ 1 लीटर हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, दूध 3 लीटर। ये हमारा बी बर्तन। अब तो आ गया ना सवाल, आपको तो पता चल गया कि हाँ इसमें कितना है। तो अब ये जब इतना आपको वही पुराना सवाल मिल गया, तो आपको क्या करना है, इसको इक्वल करना है। तो देखिए, ए गिलास में कितना हो गया, 2 लीटर दूध पानी, बी गिलास में कितना हो गया, 4 लीटर। अब एक बात बताओ, इसमें 2 है, इसमें 4 है, हमें बराबर करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में केवल 2 का कर दें, नीचे वाले में क्यों करेंगे भाई, नीचे का तो 4 है ही ना, ऊपर वाले को 4 बनाना है, तो ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दो, अपने आप समान हो जाएगा, क्योंकि समान मात्रा में कह रहा है। तो 2 का हमने ऊपर गुणा किया, तो 2 का जब गुणा करेंगे तो कितना अनुपात आएगा, ध्यान से देखो, 2, ठीक है, अनुपात 2,
और 3:1 ये आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, ये 3 हो गया और ये 3 2 5, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जो नया बर्तन होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 होगा। ऐसे आपका ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं क्विक एंड फास्ट आपको बता दूं, ए और बी ये 2 गिलास हैं। इन 2 गिलास में अगर मैं ये कहूँ कि आधा जो है वो दूध से भरा है और इसमें जो 3/4 है ये दूध से भरा है। आधा और 3/4 का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें टोटल 2 लीटर कोई पदार्थ है तो उसमें 1 लीटर मिल्क हुआ और 1 लीटर इसमें वाटर हुआ। तो अगर मैं ये कहूँ जो ए बर्तन है, ए गिलास है, उसमें दूध और जो पानी का अनुपात है वो कितना हो गया, 1:1। इसी तरीके से अगर मैं बी की बात करूं तो बी में क्या है, टोटल जो हमारा है वो 4 लीटर है, इसमें जो मिल्क है हमारा वो 3 लीटर है। तो जब 3 लीटर मिल्क हुआ तो इसमें वाटर कितना हुआ, 1 लीटर हुआ। तो अगर मैं ये कहूं कि जो बी बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो 3:1 होगा। अगर हम इसको पुराने वाले की तरह टोटल कर दें तो ए जो गिलास है उसमें टोटल मटेरियल कितना, 2 लीटर, बी में टोटल मटेरियल कितना, 4 लीटर। अब इसमें 4 है, इसमें 2 है, हमें इक्वल करना है तो किसी को भी इक्वल कर लो। तो ऊपर हमने मान लीजिए 2 का गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 है तो ऊपर वाले को 4 बनाना है। तो 2 का जब ऊपर गुणा किया तो 2 दूना ये 4 बन गया और 2 का यहाँ पर भी गुणा होगा तो 2:2 हो गया। ठीक है, यहाँ 3:1 है तो 3:1 कर दिया। टोटल कर दो, 3 2 5 और 2 1 3। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, नहीं सर वही पुराना वाला सिस्टम आप करके दिखाओ वो ज़्यादा अच्छा है, कि हम ऊपर वाले में भी उसी संख्या का गुणा करेंगे जो नीचे है और नीचे वाले में भी वही गुणा करेंगे जो ऊपर है। तो भाई आप रो मत, हम आपकी इस पीड़ा के, आपके इस दर्द को समझ सकते हैं। तो हम वही काम कर देते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 2 है, हमने ऊपर क्या किया, ऊपर हमने 4 से कर दिया, नीचे हमने 2 से कर दिया। ठीक है, तो यही काम ऊपर आप कर दो कि यहाँ पे आप 4 का कर दो, यहाँ पे आप 2 का कर दो, करो आप 4:4 आ गया। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। 8 दिख रहा है आपको, 4 इसमें 2 का करना है तो 3 दूना 6 हो गया और ये 2 हो गया, ये भी हमारा 8 दिख रहा है, 4 4 8। अब इनको जोड़ दो, 6 4 10 हो गया और 4 2 6 हो गया। अब 10:6 आपका 6 आ गया। ठीक है, A:B हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों का सम है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो 2 पंचे 10, 2 3 6, 5:3 आ गया। आंसर वही आएगा, मैथ की यही खूबसूरती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सवाल कर लिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जब क्वेश्चन ये समझ में आ गया है तो क्या करें, हो गई छुट्टी आपकी। अब कल मिलते हैं, कल अपने कुछ नए सवालों के साथ धीमे धीमे देखो चलेंगे। मैथ का मेरा उद्देश्य यही है कि हम धीमे धीमे आपको मैथ कवर कराएं, और जब धीमे धीमे हम आपको कवर कराएंगे तो प्यार हो ही जाएगा मैथ से। कहते नहीं, होले होले से दुआ मिलती है, होले होले से रब दिखता है। ठीक है, तो होले होले से मैथ आएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहो, कूल होके। एक भी अगर क्वेश्चन आपका मैथ का गलत हो गया, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, इतनी मेरी जुबान काफ़ी है। 25 मैं रीजनिंग में आपको कराऊंगा, 25 आपको मैथ में कराऊंगा, 25 आपको पैरा कराऊंगा। 75 क्वेश्चन होंगे, 25 कहूँगा छोड़ाना, 50 करके आना। 50 जब करके आओगे तो इसमें 13 गलत कर दोगे, हालांकि गलत नहीं होंगे, फिर भी मैं मान के चलता हूँ गलत कर दोगे। 13 अगर आपने गलत कर दिया तो 37 यहाँ पे आपके बचे 50 में। ठीक है, अब 13 गलत करके आओगे तो 4 सही और चले जाएंगे, -4 और कर दो, कितने बचे, 33। चाहिए कितने, 27 प्लस कितने एक्स्ट्रा हो गए आपके, 6 हो गए एक्स्ट्रा, बस। बाकी दुनिया से क्या मतलब। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, मैथ से थोड़ी बहुत मोहब्बत हुई होगी। ब्रेकअप मत कर लेना आगे तक। ठीक है, तैयारी करते रहना। जब 14 फरवरी आए तो इसको एक गुलाब भी दे आना। ठीक है, वैलेंटाइन डे मनाना और कहना कि मैथ वास्तव में बहुत सरल चीज़ होती है, खासतौर पर श्री IAS अकेडमी के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल अपनी नई क्लासेस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।